हेलो एवरीवन, ये है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की वन शॉट वीडियो जिसमें हम पूरा चैप्टर इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अलजेब्रा शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अलजेब्रा का मतलब क्या है? अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल्स, इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं। वेरिएबल मतलब क्या हो गया? वेरिएबल मतलब ए से जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, ए से जेड तक, उन सबको हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। वेरिएबल का मतलब, वेरी मतलब होता है चेंज, और एबल मतलब एबिलिटी यानी योग्यता। तो चेंज जिनकी योग्यता है कि वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एक्स, तो यहाँ पे एक्स 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -1, 0, 8, 5, कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू। तो एक्स मीन्स ये एक वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू वेरी करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। ठीक है। एक्स वाई जेड, ए से जेड तक हमारे पास लेटर्स होते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अब अलजेब्रा का मतलब क्या है? इसमें हम वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, इक्वेशंस की स्टडी करते हैं। इक्वेशन का मतलब है एक तरफ होगा LHS और एक तरफ होगा RHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड, और बीच में होगा इक्वल्स टू। तो ऐसे कुछ भी लिखा हो नंबर्स और वेरिएबल्स को यूज़ करके, इधर कुछ लिखा हो, इधर कुछ लिखा हो और बीच में हो इक्वल्स टू, इसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। तो अलजेब्रा में वेरिएबल्स होंगे, इक्वेशंस होंगी, और इनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम। इनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे यानी एक्स की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो। ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे किसके हिसाब से? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनके हिसाब से हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे अलजेब्रा में। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आप सॉल्व करोगे, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझो कि हमें कोई भी चीज़ अगर नहीं दी होती, कोई किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर गिवन नहीं है, तो हम अलजेब्रा यानी कि वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया है एक स्क्वायर, बट उसकी साइड गिवन नहीं है। ठीक है। ये एक जो साइड है, ये ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी ये वाली साइड गिवन नहीं है। तो अगर मुझे नहीं गिवन है तो मैं इसको x मान सकती हूँ या s मान सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है। अभी के केस में मैं इसको x मान रही हूँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम, यानी 4 साइड्स हैं, चारों साइड को प्लस कर दो, वो पेरीमीटर होता है। तो एक साइड अगर x सेंटीमीटर लंबी है या मीटर लंबी है, जो भी यूनिट है, तो चारों साइड कितनी होंगी? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इसको समझ, ऐसे समझो कि अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 5 5 5, 4 बार प्लस करोगे। तो x हमें नहीं पता कितनी है, वो क्या वैल्यू है, तो x x x x हमने 4 बार प्लस किया है, तो ये हो जाएगा 4x। अब ये प्लस कैसे हो रहा है वेरिएबल? मल्टीप्लाई कैसे होगा वेरिएबल? माइनस कैसे होगा? डिवाइड कैसे होगा? ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा? 4x। यही फॉर्मूला होता है। अब x को हमने साइड माना था, तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला लिखते हो? 4 इंटू साइड, राइट। तो इसी तरह से वेरिएबल्स को यूज़ करके हमें थोड़ा सा मैथ्स को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है, जो चीज़ें हमें नहीं पता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे ऐड करना है दो वेरिएबल्स को, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 और 3 को प्लस करना है, तो क्या होगा? 7। अब मैं इसको 4 पहले और 3 बाद में प्लस करूं या 3 पहले और 4 बाद में प्लस करूं, आंसर दोनों ही केस में 7 आएगा। यानी एडिशन में मैं किसी भी ऑर्डर में इनको रख सकती हूँ। इसी तरह अगर वेरिएबल्स की बात करें, तो अगर मैं a प्लस बी लिखूँ या b प्लस ए लिखूँ, ये एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैं 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर रही हूँ या 4 इंटू 3 कर रही हूँ, दोनों ही केस में आंसर 12 आएगा। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो। इसी तरह a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, आंसर a b ही आएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्डर में या b a भी लिखोगे तो भी एक ही बात है, इसको आगे लिखो या पीछे, ये एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आपको दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ी होगी पिछली वीडियोस में मेरी, तो ध्यान से देखना। अगर मैं किसी चीज़ को लिखती हूँ ऐसे, मान लो 7 इंटू 38, ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 38।
अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 30 को ब्रेक कर दो 30 + 8 ब्रैकेट में लिख दो 30 + 8। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 38 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया 30 + 8 लिख दिया, बात एक ही है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 7 को सबसे पहले आप पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ, सिर्फ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 30, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखोगे 210। इसी तरह 7 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस का साइन 56, फिर इनको प्लस करके आंसर आएगा। इसी तरह से अगर मैं एलजेब्रा की बात करूं तो एलजेब्रा में अगर मुझे मान लेते हैं लिखना है a × b + c, मैंने ये वाला पैटर्न लिखा है। ठीक है, ये वाला a ये हो गया, 7 मान लो a है, ये b और ये c, ये पैटर्न है। तो इसको कैसे फर्दर सॉल्व करूँगी मैं? पहले a b से मल्टीप्लाई होगा ab, प्लस बीच में आएगा, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा ac। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट में कुछ समेशन में या माइनस में सब्ट्रैक्शन में दिया हो और बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपको ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है, कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आप बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पहले नंबर के साथ, फिर मल्टीप्लाई करोगे दूसरे नंबर के साथ, जैसे आप नॉर्मली नंबर्स के फॉर्म में करते थे। ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा। आप सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो। ये बहुत ज़रूरी है सीखना। इसके आगे यानी 6th स्टैंडर्ड के बाद जो भी आप मैथ्स करोगे, वेरिएबल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको हर चीज़ में जब वेरिएबल से डील करना ही है, एटलीस्ट 10th क्लास तक, जब तक आपके पास चॉइस नहीं आती मैथ्स लेना है नहीं लेना है, तब तक अगर आपको डील करना ही है, तो वेरिएबल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कब होगा, डिवाइड कब होगा, ये प्लीज़ सीख लो, नहीं तो मैथ्स में बड़े सारे नंबर कटने वाले हैं और कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका ABCD भी मैथ्स में आना। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपको दिया हुआ है 10 एडेड टू x, मैं बिल्कुल बेसिक से लूँगी इसको। 10 एडेड टू x यानी x में 10 प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में मान लो ये x की जगह 5 होता तो आप कैसे लिखते? 10 + 5 ऐसे ही लिखते। अब 10 और 5 को हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं 15 लिख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 5 वैल्यू नहीं दी हुई, अब दिया हुआ है आपको x, तो x के साथ जब आपको वैल्यू ही नहीं पता, आप 10 के साथ इसको ऐड कर ही नहीं पाओगे। तो ये हमेशा 10 + x ही रहेगा, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता, कितना ऐड करूँगी। तो 10 + x, या अभी हमने पढ़ा x + 10 भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें ठीक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको दिया हुआ है 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में आप कभी भी दो नंबर्स के ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। जैसे इसको वेरिएबल की तरह मत देखो, ऐसे समझो सबसे पहले समझने के लिए कि नंबर्स हैं दो। 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेट्स से 10 लिखा है। ठीक है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 को पहले लिखोगे और 9 को बाद में लिखोगे। ऐसे तो नहीं लिख सकते 9 - 10, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ये कुछ और बोल रहा है 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो 10 पहले आएगा। ठीक है, तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y पहले और -9, ये इसका आंसर होगा, इसका लिखने का तरीका होगा। इसके आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू नहीं पता है। y की वैल्यू नहीं पता है तो 9 माइनस कैसे करोगे, किस में से करोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको बोला गया है p मल्टीप्लाइड बाय -10। ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाय -10, p को -10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो -10 मल्टीप्लाइड बाय p। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसको, और हमेशा जो ये नंबर है ना वो पहले लिखना है। ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है कि नंबर को आप पहले लिखोगे, देखने में भी अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में भी आसान लगेगा। तो -10 पहले और वेरिएबल साथ में, मल्टीप्लिकेशन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। -10p का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 6 and x, 6 and x इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x, 6 और x का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 6 और x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6x पहला नंबर बाद में वेरिएबल। ठीक है, डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, राइट। तो नीचे डिवीजन में लिख दो 2, तो 6x/2, या तो यहीं तक छोड़ दो, नहीं तो आपको दिख रहा है कि यार ये फ्रैक्शन बन गया है 6/2, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 और ये 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 3x/1 या फिर 3x। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको डिवीजन भी पता होनी चाहिए, कुछ नहीं करना, वेरिएबल के नीचे डिवीजन का साइन लगा दो, ये बहुत ईजी है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स और देख लो जिससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। फर्स्ट है 11 एडेड टू 2m, 11 जो है ऐड हो रहा है 2m के साथ, तो 11 को ऐड करो 11 प्लस 2m, ये आपका आंसर है। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि m की वैल्यू नहीं पता है। नेक्स्ट आता है 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। 5 टाइम्स y, टाइम्स का मतलब है फिर से मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, तो 5 टाइम्स y मतलब 5y टू विच 3 इज एडेड, जिसमें 3 ऐड किया जा रहा है, तो +3 कर दो, ये आंसर है। ठीक है, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, सबसे पहले y को -8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो y -8 नहीं लिखना है आपको, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन के केस में कांस्टेंट नंबर को आगे लिखना है, पहले लिखना है। ठीक है, तो आप लिखोगे y इज मल्टीप्लाइड बाय -8 को -8y एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, और उसके बाद 5 जो है रिजल्ट में जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 5 ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे वेरिएबल्स को। अब इनको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली यूज़ करना सीख लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तो विदाउट क्वेश्चन सीख रहे थे, अब देखते हैं क्वेश्चंस आएंगे तो ये कैसे अप्लाई होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना है यार, बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, समझने पे ध्यान दो बस, वो मेन है। सो टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। आपको एक लड़की है सरिता, उसकी जो एज है उसको y ईयर्स मानना है। ठीक है, एज दिया नहीं हुआ, वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आपको मानना है कि उसकी एज जो है y ईयर्स है। अब आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी की जो प्रेजेंट एज है वो y है, तो पहले पार्ट में बोल रहा है 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो 5 साल बढ़ जाएगी 5 साल बाद, तो y तो अभी की एज है, उसमें क्या कर दोगे +5 कर दोगे, तो ये उसकी एज होगी 5 साल बाद। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, वॉट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो अभी की एज y है, फिर से y लिखो, और 3 साल पहले क्या होगा, y में से 3 कम हो जाएंगे तो -3, ये उसकी 3 साल पहले की एज है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, हर ग्रैंड फादर इज 6 टाइम्स हर एज। उसकी जो उसका ग्रैंडफादर है, उनके जो ग्रैंडफादर है वो 6 टाइम्स है उस लड़की की एज के, तो अगर लड़की की एज y है तो ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाई कर दो y से, तो 6y है, ये ग्रैंडफादर की एज है। बस यही पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ अर ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज हो गई 6y। फोर्थ पार्ट देखो, सरिताज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। अब ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत लंबे लंबा 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 लिखा होता है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ, सरिताज फादर्स एज इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज, तो मुझे समझ नहीं आएगा। जो पहली बार कर रहा है उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको पार्ट्स में तोड़ो और फिर पढ़ो और अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ, मतलब लिखते रहो जो समझ में आ रहा है। तो सरिताज फादर्स एज इज़ 5 ईयर्स मोर, सरिता के फादर हैं, तो एक लड़की है सरिता और उस सरिता के फादर हैं, तो F फॉर फादर एंड S फॉर सरिता। सरिताज फादर्स एज, तो इसकी बात हो रही है, इज़ 5 ईयर्स मोर देन, 5 साल ज़्यादा है, इसकी जो एज है वो 5 साल ज़्यादा है, किससे, 3 टाइम्स सरिताज एज। सरिता की जो एज है ना वो y हमने मानी हुई है, उसका 3 टाइम्स से उसका 3 गुना कर दो, तो
सरिता की एज हो गई 3y। 3y से फादर की एज 5 साल ज़्यादा है, तो फादर की व्हाट इज़ हर फादर्स एज पूछ रहा है, तो 3y में 3 टाइम्स सरिताज एज में +5 कर दो, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होती है मैथ्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं अक्सर एज से रिलेटेड या मेंसुरेशन मतलब कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और इनके एरियाज और पेरीमीटर्स से रिलेटेड बहुत आते हैं। ठीक है, सो एक और टाइप देखेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज b मीटर्स। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आए किसी शेप से रिलेटेड हैं तो शेप बना लो, क्योंकि विजुअल्स अगर आप क्रिएट करोगे अपने सामने तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप नोट्स अच्छे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगुलर हॉल जो है ड्रॉ कर लो, ये रहा रेक्टेंगल। अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ। तो जितनी भी ब्रेड्थ है ना उसको 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो, उससे 4 मीटर कम है इसकी लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ, आपको निकालना है लेंथ की वैल्यू इफ़ द ब्रेड्थ इज़ b मीटर्स। तो ब्रेड्थ जो है यानी चौड़ाई जो है वो b दी हुई है कि आपको b मानना है, वेरिएबल मानना है। ठीक है, अब फिर से एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये ब्रेड्थ जो है b मीटर्स दी हुई है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ। सबसे पहले एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। लेंथ जो है 4 मीटर कम है, -4 है, किससे? 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द होल, 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द होल। ब्रेड्थ कितनी है b, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3 इंटू बी, 3b। तो इससे 3b से 4 कम है लेंथ, तो 3b माइनस 4 जो है लेंथ हो गई। तो ये अगर b है तो ये हो जाएगा 3b माइनस 4, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो इक्वेशन होता क्या है, बीच में इक्वल्स टू का साइन, एक साइड LHS में कुछ दिखेगा आपको, कोई वो दिखेगा एक्सप्रेशन दिखेगा, और एक साइड RHS में आपको कोई एक्सप्रेशन दिखेगा। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हम इतनी देर से सीख रहे हैं ना, मान लो मुझे कोई नंबर नहीं पता, मैंने उसको कैसे एक्सप्रेस किया, x से एक्सप्रेस किया, ये मैंने उसको y लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन है। 5x एक्सप्रेशन है, -5x+3 ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब मैं अपनी बात को, उस नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर रही हूँ वेरिएबल्स को यूज़ करके। तो आपको इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन दिखेगा और RHS वाली साइड भी एक एक्सप्रेशन दिखेगा, बीच में इक्वल्स टू, दैट इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो समझो। इसको आप एक ऐसे बैलेंसिंग उसकी तरह लो जैसे तराजू होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इधर पे 50 है, बीच में इक्वल्स टू है, और इधर पे 50 है, ये दोनों बराबर रहने चाहिए हमेशा, ये साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर रहनी चाहिए। अगर मैं इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कुछ भी ऐड कर रही हूँ, मान लो मैंने 10 और प्लस कर दिया, मैं ईजीएस्ट तरीके से आपको समझा रही हूँ कि इस इक्वेशन जो है काम कैसे करती है। अगर मैंने इधर 10 ऐड किया तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर भी 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या इधर अगर 10 ऐड किया है तो यहाँ से 10 माइनस करना पड़ेगा। दोनों चीज़, अगर मैंने यहाँ 10 ऐड कर दिया तो वापस से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को 50 ही रखना है। तो ये दोनों साइड बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जो आप इधर चेंज करोगे वही सेम चेंज आपको दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अब एक अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आपने सुना होगा अब तक कि मान लो लिखा है x+5 = 10। इस चीज़ को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये x को यहीं पे रहने दो, 5 उधर चला जाता है और उधर जाके अपना साइन चेंज कर लेता है। तो ये जो 5 है उधर जाके अभी प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपने सुना होगा, बट ये कर क्यों रहे हो, क्यों नंबर जो है उधर जाकर साइन चेंज कर रहा है अपना। ठीक है, जब भी आप इक्वल्स टू के इधर उधर कुछ भी चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, जगह चेंज करते हो, इक्वल्स टू के दूसरी साइड ही, ऐसे नहीं कि मैंने 5 को x से पहले लिख दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे नहीं। बीच में अगर इक्वल्स टू को क्रॉस कर रहे हो तभी साइन चेंज होता है, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज हो जाएगी। बट ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे
मान लेते हैं लिखा है x + 5 = 12। ये एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये हो गई आपकी LHS और ये आपका है RHS, राइट। अब देखो ये दोनों साइड अभी इक्वल है, x + 5 और 12 दोनों आपस में बराबर वैल्यूज़ हैं, ये इक्वेशन बोल रही है। मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है कि इसमें एक्चुअल में आएगा क्या, यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, तो x को आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है ये x = की फॉर्म में आ जानी चाहिए, सब कुछ दूसरी साइड चला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 5 को मुझे दूसरी साइड भेजना है या मुझे हटाना है यहाँ से। ऐसे समझो कि मुझे इसको यहाँ से हटाना है, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। ये x + 5 = 12 है, मुझे चाहिए x = की वैल्यू कि x क्या होगा। तो इस 5 को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ +5 हुआ है, मैं इस LHS में -5 कर दूँ तो 0 हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी सिर्फ x बचेगा। अगर मैं इस साइड से इधर x + 5 है, अगर मैं यहाँ से -5 कर दूँ तो सिर्फ x बचेगा। अगर मैं इधर से 5 रिमूव कर रही हूँ तो बैलेंस करने के लिए, इसको तराजू जैसा समझो, बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ से भी -5 करना पड़ेगा, तभी तो दोनों चीज़ें इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से -5 किया तो ये हो गया 0 और यहाँ बचेगा सिर्फ x, और इधर से -5 किया तो 12 - 5 आपको लिखना होगा, x = 12 - 5 हो गया 7। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हम बात करते हैं यहाँ से 5 को उधर भेजने की, तो एक्चुअल में हम उधर नहीं भेज रहे हैं, ये रिमूव करने का, यहाँ से हटाने का तरीका है। यहाँ से हटाना है तो माइनस कर दो, जो भी नंबर हटाना है, अगर वो प्लस हो रहा है तो हटाओ, माइनस करो तो वो तो गायब हो जाएगा। लेकिन इस साइड भी आपको वही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक और थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 2x = 40, राइट। 2 × x = 40। x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x चाहिए आपको, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 को हटाना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, हटाने के लिए क्या करोगे, इसको /2 करोगे। तो यहाँ अगर /2 करोगे तो इधर भी /2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। जो चेंज यहाँ करोगे वो यहाँ करना पड़ेगा। तो इधर अगर मैं /2 करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो इधर भी आपको /2 करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है 2x = 40 अगर सॉल्व करोगे, इसीलिए बोला जाता है x यहीं पे रहना, तो 2 उधर जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। हम इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो 40 / 2 ये हो गया आपका 20, तो x = 20 आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा क्यों हम इधर उधर चेंजेस करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में चेंज हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मान लो आपको दिया हुआ है, लेट्स से 20 = 5y, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी है, y को यहीं रहने दो अपनी जगह, 5 को हटाना है तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी डिवाइड होगा, या मैं ऐसे बोलूँ 5 को उधर भेजो तो डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ यू नो द लॉजिक। तो 20 / 5 ये होगा 4 = y, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान लेते हैं 2x - 8 = 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप x की वैल्यू निकालोगे, x एक साइड, किसी भी साइड, या तो इधर अकेला होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ तो भाई मुझे 2 भी दिख रहा है, -8 भी दिख रहा है, तो सबसे पहले -8 को उधर भेजो। उधर भेजना का मतलब आई होप अब समझ आ रहा होगा आपको। तो 2x यहीं पे रह जाएगा, -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। उधर चला गया, 0 + 8 मीन्स 8। अब x अभी भी अकेला नहीं हुआ, तो x यहाँ पे लिखो, 2 को हटाना है, 2 को उधर भेज दो, x = 8। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, नीचे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 / 2 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है। मान लेते हैं x/3 + 4 = 5, आपको इसको सॉल्व करना है। फिर से x यहाँ पे अकेला मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो x को अकेला रखने के लिए नंबर उधर भेजने पड़ेंगे। तो +4 को सबसे पहले उधर भगाओ, तो x/3 = 5 - 4 हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x/3 = ये 5 - 4 हो गया 1।
अब फिर से देखो, x अकेला रखना है, 3 डिवीजन में है, x के साथ क्या रिलेशन है 3 का, डिवाइड हो रहा है, तो x के नीचे डिवीजन में 3, डिवीजन उधर जाके चेंज होगी तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो x की वैल्यू 1 इंटू 3 3, ये आपका आंसर है। अब इसी को हम वर्ड प्रॉब्लम्स में देखते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे रिटन फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम दी है, उसको आप पहले ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, एक्सप्रेशन बनाओगे, एक इक्वेशन बनाओगे और फिर x की वैल्यू निकालोगे। जैसे क्वेश्चन है, व्हेन 14 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 70, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर है, अब जो नहीं पता उसको ले लो x, तो x में 14 ऐड किया गया है, इस नंबर में 14 ऐड किया गया है, और रिज़ल्ट जो है वो, रिज़ल्ट मतलब इक्वल्स टू कितना आ रहा है 70। किसी नंबर में अगर मैं 14 ऐड कर रही हूँ तो आंसर 70 आ रहा है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, x को यहीं छोड़ो, 14 को उधर भगाओ, 70 माइनस 14 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 56 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैंने इसको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में नहीं लिखा है, सीधा नोट्स बना दिए। क्वेश्चन था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स की वैल्यू नहीं पता है, बट जो थर्ड अनइक्वल साइड है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर्स, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड कि इसकी इक्वल साइड्स की वैल्यू क्या है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सारी साइड्स का सम। साइड a, मान लो कोई एक साइड है a, फिर b प्लस c, तीनों साइड को प्लस कर दो, ये पेरीमीटर होता है किसी भी ट्राइंगल का। तो तीनों साइड, यहाँ पे 2 साइड तो इक्वल है, तो एक x है तो दूसरी भी x ही होगी, तो x यानी पहली साइड प्लस दूसरी साइड x प्लस 3 जो तीसरी साइड गिवन है, तीनों को प्लस किया, इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है 15। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है कैसे, x और x आपस में प्लस हो सकते हैं, ये हो गए 2x, एक x और एक x, 2x हो गए, प्लस 3 इक्वल्स टू 15, 2x को यहीं रहने दो, 3 उधर भेजो सबसे पहले, 15 माइनस 3 हो जाएगा उधर जाके, 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12। अब x को यहाँ रहने दो, 2 को उधर भगाओ तो 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 6। तो x की वैल्यू क्या हुई 6, यानी एक जो इक्वल साइड है, दोनों इक्वल साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगने वाला है, बस प्रैक्टिस ज़रूर करना। बिना प्रैक्टिस के मत सोचना कि मेरे को आ गया अब तो बहुत ईजी है। पढ़ते टाइम जब कोई और समझाता है तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब खुद करते हैं ना बिना किसी की प्रेजेंस में, तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से सॉल्व होगी, प्रैक्टिस करते रहो। और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, और जितने लोगों को हो सकता है उनको बोलो सब्सक्राइब करें या शेयर करो, जिससे वो भी पढ़ पाएँ। मुझे बस अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है, थोड़ा पैसा मिलेगा। मैं फुल टाइम इस चीज़ में तभी दे पाऊँगी जब मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे होंगे और लाइक्स वगैरह अच्छे आ रहे होंगे, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी और कुछ नहीं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।